नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में कमान संभाल रखी है। तो वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। लोकतंत्र में हम बात करेंगे चुनाव में उठे मुद्दों और वादों की, बताएंगे क्या है पुणे में स्थानीय टैक्स का मामला और क्या है अमरावती के मुद्दे। शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग का नितिन गडकरी को कारण बताओ नोटिस, मतदाताओं को रिश्वत स्वीकार करने की सलाह देने का आरोप। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी का ऐलान, कहा तिहाड़ में बंद नेताओं का बीजेपी को नहीं चाहिए समर्थन। पानीपत और सोनीपत में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली, महंगाई के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की प्रधानमंत्री के रेडियो संदेश की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना और एमएनएस का आक्रामक रुख, उद्धव ठाकरे का सवाल, बाला साहब के प्रति है सम्मान तो क्यों तोड़ा गठबंधन। और आइए शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी समर के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि रविवार को महाराष्ट्र के लातूर में हुई एक जनसभा में उन्होंने मतदाताओं से रिश्वत स्वीकार कर लेने की सलाह दी। आयोग ने अपने नोटिस के साथ गडकरी को सभा की सीडी और इस भाषण का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा है। गडकरी को इस नोटिस का जवाब बुधवार तक देना होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक वर्चस्व के चलते बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। दोनों ही पार्टियों के साथ छूटने का मलाल है, लेकिन प्रचार में शिवसेना बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाला साहब ठाकरे के प्रति सम्मान दिखाने पर शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सांगली जिले के तासगांव की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि शिवसेना को नागवार गुजरी। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया कि गठबंधन तोड़ते समय बीजेपी का आदर भाव कहां चला गया था। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने प्रचार अभियान में ये बात उठा रहे हैं। 25 वर्षे जेव्हा तुम्ही सोबत होतात, आमच्याही व्यासपीठावरती तुमचे नेते येऊन गेलेले आहेत। दसरा मेळावा ही आमची एक पवित्र परंपरा आहे, ती पण तुम्ही पाळत नाही कधी। आणि शिवजयंतीच्या बाबतीत म्हणाल तर काल मला असं कोणीतरी सांगितलं की बीडच्या त्यांच्या सभेत व्यासपीठावरती शिवरायाचा पुतळा सुद्धा नव्हता। दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी इस मसले पर बीजेपी को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अवसरवादी है। ठीक आहे, दुसरी फक्त मतदान करायचं एक करमणुकीचा कार्यक्रम नाहीये निवडणुका म्हणजे। हा महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे। तो या नादान लोकांच्या मागे टाकू नका, ही वेळ अशी सतत वारंवार येत नसते। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस इसे गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते हैं कि बीजेपी की बुराई शिवसेना का इकलौता एजेंडा है। देखिए, युति किसने तोड़ी ये दुनिया जानती है। अब हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब शिवसेना को ये फैसला करना चाहिए कि उनका राजनीतिक शत्रु कौन है, महाराष्ट्र में उनकी लड़ाई किससे है। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शिवसेना को लेकर नरम रुख दिखा चुके हैं। बीजेपी की मंशा ये हो सकती है कि चुनाव के बाद भी गठबंधन की संभावना बनी रहे। शिवसेना के कई नेता गठबंधन टूटने पर अफसोस जता चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सोमवार को जमकर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए महाराष्ट्र आ रही है। उस्मानाबाद जिले में तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के भावी विकास की भ्रमित सी तस्वीर पेश करना, राज्य को दो हिस्सों में
बांटने की बीजेपी की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को कभी उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो संदेश के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संदेश दिया था, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के सभी रेडियो चैनल्स पर किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि रेडियो पर संदेश देकर प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। रेडियो के जरिए आप देश भर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो मन की बात नहीं है, वो चुनाव की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो मैं समझता हूं इससे ज़्यादा जनतंत्र के लिए कोई खतरे की बात नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे लीगल सेल के लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री सिंदखेड़ा, भुसावल, खेमगांव और नागपुर में ये जनसभाएं करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती महाराष्ट्र के नासिक और ठाणे में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि बीते 15 साल में महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले महाराष्ट्र आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में आर्थिक स्थिरता का दौर आया। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हर तबके की तरक्की कांग्रेस का पहला लक्ष्य रहा है। उन्होंने ये बातें नासिक की जनसभा में कही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने चुनाव में सत्ता विरोधी लहर से इनकार किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास पूरे देश के लिए मिसाल है। महाराष्ट्र कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। I think if you look at basically what we have done in the state of Maharashtra, particularly over the last 5 years, there have been a huge development, particularly infrastructure in Mumbai, the way we fought the drought, the industrialization of the state. We are number one in economy, we are in number one in industrialization. More and more investment is coming. महाराष्ट्र में बीजेपी को विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पुराने सहयोगियों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल लोनावाला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अरे पृथ्वीराज भाई, आपने जिस तरह से शासन किया है, हुटिंग के अलावे कुछ और हो ही नहीं सकता। 10 साल 15 साल तक इतना भ्रष्टाचारी शासन करने के बाद आपके भाषण में ताली बजाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे क्या? एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को तल्ख लहजे में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाने से बाज आने के लिए कहा है। बुल्ढाना में एक जनसभा में सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी उनके परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को कोर्ट ले जाने की चुनौती भी दी। और आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। महाराष्ट्र के अकोला जिले में पानी की कमी और बदहाल सफाई व्यवस्था इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को मतदान होना है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां यहां पूरी कर ली हैं। श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ शहर अकोला ये अपने ऐतिहासिक राजराजेश्वर मंदिर के लिए मशहूर है। हालांकि इन दिनों यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं: अकोट, बालापुर, अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम और मुर्तिजापुर। अकोला में 1480 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ 2009 के विधानसभा चुनाव में 54% मतदान हुआ और पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 58% मतदान हुआ।
जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदान जो हुआ था विधानसभा में वो 54% हुआ था मतदान की टक्केवारी। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में वो हमको काफ़ी उसमें बढ़ा सके उसको, वो 58.27% मतदान वोटर टर्नआउट हुआ। अभी इस टाइम भी हम विधानसभा के लिए 70% पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। विकास की दौड़ में पिछड़े अकोला में चारों तरफ गंदगी का माहौल है। पानी की ढिलमुल व्यवस्था से भी लोग खासे खफा नजर आ रहे हैं। लोगों को आने वाली सरकार से उम्मीद है कि वो अकोला की समस्याओं पर ध्यान देगी। अकोला की 5 विधानसभा सीटों पर 93 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी पार्टियों का गठबंधन टूटने के बाद यहां दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। पानी बराबर आता, लेकिन 2 घंटों के आज से आता, 6 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, कोई होगा तो हफ्ते में एक बार, कोई दिन में 6 दिन में एक बार। तो बहुत किधर किधर जाना पड़ता पानी के वास्ते। रोड भी खराब है, बहुत खड्डे पड़े हुए हैं रोड पर, पानी की भी समस्या है और बिजली की तो समस्या बिल्कुल, लोड शेडिंग एकदम चालू रहता है। अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर शिवसेना का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर बहुजन महासंघ और 1 निर्दलीय के खाते में है। अकोला से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वहीं अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 135 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विदर्भ में बसे क्षेत्र के किसानों की तमाम समस्याएं हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार यहां अहम चुनावी मुद्दा है। महाराष्ट्र के विदर्भ में अमरावती, इस साल ये इलाका मार्च में हुई बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश से चर्चा में रहा। कई किसानों ने फसल की बर्बादी के चलते आत्महत्या तक कर ली थी, लेकिन समय गुजरा और मौसम आ गया है चुनावों का। अब उम्मीदवार इन किसानों के पास फिर से वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन ये किसान इस बार आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हम सरकार ने बोला थे तो नहीं दिए, बीए भरन फसल में गए और पानी के साय भी नहीं भरे। हाँ, उसने वो गवर्नमेंट ने दिए तो मिला ही नहीं हमको। दूसरी तरफ प्रशासन है जिसकी पूरी कोशिश है कि इस बार चुनाव में लोगों की हिस्सेदारी बढ़े, क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनावों में 61% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में इसमें मामूली सुधार आया और 63% लोग मतदान के लिए निकले। हर इस वोटर तक जाएंगे जिन्होंने गत लोकसभा या गत विधानसभा में मतदान नहीं किया। तो ये जो स्वीप प्रोग्राम है उसका हमने काफ़ी मात्रा में इसके ऊपर जोर दिया और हमें पूरा भरोसा है कि 70 से 72% आने वाले विधानसभा में मतदान होगा। अमरावती जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। बड़नेरा, अचलपुर, मोर्शी, दर्यापुर, धामड़गांव रेलवे, मेलघाट और तिवसा। 2009 के चुनावों में इन 8 सीटों में 4 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार प्रदेश के दोनों बड़े गठबंधन बिखर गए हैं। ऊपर से किसान भी सरकार की वादा खिलाफी से परेशान है, युवा भी रोजगार न मिलने से खफा हैं। ऐसे में अमरावती में मतदाताओं का रुख देखने लायक होगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, अमरावती। पुणे नगरपालिका के स्थानीय करों से व्यापारी परेशान है। महाराष्ट्र में पुणे अकेला शहर है जहां खरीद फरोख्त पर वैल्यू एडेड टैक्स के साथ साथ स्थानीय टैक्स भी लगता है। इस वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। पुणे में महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी नगरपालिका है। नगरपालिका क्षेत्र में व्यापार करने पर स्थानीय शुल्क लागू होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट से अलग है। इससे उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार ज्यादा पड़ती है और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। इसमें ना ग्राहक को फायदा है ना काश्तकार को फायदा है, सिर्फ हरेसमेंट होता है और यहाँ पर सब राजकारण के अड्डे और करप्शन होता है। इसलिए हमारी मांग ऐसी है कि ये कानूनी रद्द करना चाहिए। स्थानीय निकाय शुल्क लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में लोकल बॉडी टैक्स एक्ट पास किया। इस कानून ने पहले से लागू चुंगी शुल्क की जगह ले ली। इस कानून को लागू करने वाली पुणे पहली नगरपालिका है। नरेंद्र भाई मोदी ने भी उस टाइम बोला है कि ये लूट बांटो टैक्स है, तो हम कैंसिल करें। पुणे में स्थानीय कर खत्म करने को लेकर लोकसभा चुनाव के दौर से ही राजनीति हो रही है। बीजेपी तब से ही स्थानीय कर खत्म करने की मांग कर रही है। हालांकि पुणे नगरपालिका पर बीजेपी का कब्जा है और सभी सभासद बीजेपी के हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी।
फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद रुख करेंगे हरियाणा का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। चुनाव खर्च के ब्यौरे में कमियां पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ प्रत्याशियों ने अपना लेखा जोखा ही नहीं पेश किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अगर तय समय में सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है उनमें INLD के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता, HJC प्रत्याशी रविंद्र रावल, कांग्रेस के प्रत्याशी DK बंसल और BSP के प्रत्याशी विश्वदीपक शर्मा शामिल हैं। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। उन्होंने सोमवार को हिसार और कुरुक्षेत्र में रैलियों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की आलोचना की, साथ ही कहा कि बीजेपी तिहाड़ जेल में बंद नेताओं का समर्थन नहीं लेगी। हरियाणा में रैलियों का दूसरा चरण शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने हिसार में जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की हुड्डा सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में एक भी सरकार यहां ऐसी नहीं बनी जिसने यहां की जनता के हित के बारे में सोचा हो। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में परिवार शाही से मुक्ति पाकर के लोकशाही की प्रस्थापना के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के लिए चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में भी चुनावी सभा की। उन्होंने कुरुक्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए यहां पर्यटन को बढ़ाने का वादा किया। यहां चौटाला परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने INLD से गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया। अपने साथ मेरी फोटो निकाल करके बांट रहे हैं। देखिए, हम तो मोदी जी का समर्थन करते हैं। मुझे तिहाड़ जेल वालों का समर्थन नहीं चाहिए, बाहुबलियों का समर्थन नहीं चाहिए। मुझे तो 125 करोड़ देशवासियों ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री हरियाणा में 12 अक्टूबर तक कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उसे हरियाणा विधानसभा की हर सीट पर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में चुनाव प्रचार काफी जोर पकड़ चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में रैली करके पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आएंगे। अमित शाह हरियाणा के सिरसा, इलाहाबाद, फतेहाबाद और झज्जर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटी हुई है। पार्टी के प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ तमाम बड़े नेता उतरे हैं। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दे रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता आजकल हरियाणा की रणभूमि में कूद चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादातर चुनावी रैलियों में पार्टी का चेहरा है। उन्होंने सोमवार को पानीपत और सोनीपत में चुनावी रैलियां की। हुड्डा ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। जो एडवांटेज 9.5 साल की हमारी सरकार रही है, हर वर्ग जो है वो संतुष्ट है कार्य से। हर वर्ग के लिए बहबूदी के लिए हमने नीतियां बनाई हैं और अगर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसमें एक और हम उसका इजाफा करेंगे। तो ये सब आपके सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। हरियाणा से एकमात्र कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद की चुनावी रैली में कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं संगठन के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी चंडीगढ़ में केंद्र की एनडीए सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सच्चाई उससे अलग होती है। देश में कानून का राज्य है। ये आरोप तो काफी समय से लगे हैं। किसी अदालत ने कुछ कहा है आज तक? कांग्रेस की कोशिश है कि वो राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो। विपक्षी पार्टियों में कोई बड़ा गठबंधन नहीं होने का फायदा भी वो हर मोर्चे पर उठाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सिरसा में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रमुख विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल के सामने जहां साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी जीत पक्की करने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। ये है पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल का गृह जिला सिरसा। 16 लाख की आबादी वाले सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल का दबदबा रहा है। जिले में डबवाली, एलनाबाद, रानिया, सिरसा और कालावाली समेत कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर आईएनएलडी ने परचम लहराया था, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। लेकिन पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला को जेल की सजा होने की वजह से पार्टी के सामने दबदबा कायम रखने की चुनौती है। देवीलाल परिवार के 62 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार घर की कोई महिला चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला को डबवाली सीट से मैदान में उतारा है। महिला प्रत्याशी के रूप में कर लो आप, और लोगों में रोष है बहुत ज़्यादा चौटाला साहब के और अजय सिंह जी के जेल जाने की वजह से। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला खराब सेहत के आधार पर जमानत पर हैं और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने जिले की रानिया सीट से देवीलाल के दूसरे बेटे रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है। जहाँ भी जाता हूँ मेरी पहचान ये है कि जो देवीलाल का बेटा है, और दूसरी मेरी जो राजनीतिक तौर पे है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो मुझे दोनों तरफ से लाभ मिल रहा है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का चुनाव उनका नुमाइंदा भी हूँ और जो देवीलाल का बेटा भी हूँ। इस बार मोदी लहर के दम पर बीजेपी को भी सिरसा में खाता खोलने का इंतजार है। दूसरा, साफ पेयजल उपलब्ध करवाना। तीसरा, सारी जो सड़कें हैं वो ठीक करवाना, गलियां ठीक करवाना, यानी हमारा ये चहुमुखी विकास का मेन मुद्दा रहेगा। विधानसभा चुनाव में खराब सड़कें, सिंचाई और पीने के पानी का अभाव, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ा मुद्दा बन रही हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, सिरसा। और इसी के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।